हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में +2 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, डैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका रिटन एग्ज़ाम्स में भी आता है और जो बोर्ड्स होते हैं उसमें भी आता ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं सिर्फ मीनिंग करेंगे और फॉर्मेट को समझेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है तो आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है, ये मिलता है कि आप इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो जो इसका आंसर होता है वो चेक भी हो जाता है। वो आप चेक कर सकते हो कि जो आपने सॉल्व किया है वो आपका सही है या नहीं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा आपको। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं अच्छे से मीनिंग बताऊंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या है। तो चलिए, सबसे पहले आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले इसमें कैश का मतलब समझेंगे हम कि कैश का क्या मतलब हुआ। तो कैश होता है जो मनी, जो रुपया होता है, ठीक है। एक होता है बैंक बैलेंस। अगर हम क्या कहते हैं किसी को पेमेंट करनी है या तो कैश के थ्रू करते हैं, और बैंक में भी हमारा पैसा पड़ा होता है तो या तो हम कैश के थ्रू कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं चेक दे देते हैं। लेकिन वो कैश तो नहीं हुआ एक तरह से, बट वो कैश के इक्विवेलेंट हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है आपका इस चैप्टर में यूज़ होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के इक्वल होता है, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप चेक भी दे सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप चेक देते हो तो आपका जो बैंक से अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, आपका तीसरा आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है जो आप मार्केट में किसी भी टाइम सेल कर सकते हो। अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप किसी भी टाइम सेल करके, किसी भी टाइम, एनी टाइम आप कभी भी सेल करके आप कैश जो है ले सकते हो। तो ये आते हैं आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। उसके बाद आता है फ्लो। फ्लो मतलब क्या हुआ, चेंज। आपका जो कैश है वो फ्लो करते वो बहता है कैसे, या तो आउटफ्लो होगा, या तो कैश बिजनेस से जाएगा, या इनफ्लो होगा, कैश जो है बिजनेस में आएगा। दूसरा तीसरा वर्ड आता है डैट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि कैश का फ्लो देखते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कैश का फ्लो देखते हैं कि कितना आउटफ्लो कर रहा है, कितना इनफ्लो कर रहा है। डैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एज पर AS3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप दो मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, डैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है तो इनडायरेक्ट मेथड ही हम करेंगे। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे अगर आगे BCom करते हो तो 5th सेमेस्टर में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आता है और उसमें आपको जो है दोनों मेथड्स बताए होते हैं। उसमें भी आप इनडायरेक्टली फॉलो करते हो बट दोनों मेथड्स बताए होते हैं कि भाई आपको कैसे करना है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, बट इसको दो तरीके होते करने के, डैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसके बाद आता है कि कैश फ्लो जो है 3 पार्ट्स में प्रिपेयर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पहला हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, कितना कैश फ्लो हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस की ऑपरेशंस होती हैं, डे टू डे वर्किंग ऑपरेशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को जो हम लेते हैं, डैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम ये पार्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कितना इन्वेस्टमेंट किया है, जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं। फिक्स्ड एसेट्स आप कब खरीदते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फिक्स्ड एसेट जब तक आपके पास नहीं होंगे, आपके पास शॉप नहीं होगी, फर्नीचर नहीं होगा, तो आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होती हैं, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़,
कि फाइनेंस जो हमारे बिजनेस को फाइनेंस करती है, जो किससे रिलेटेड होता है, शेयर कैपिटल लोन्स से रिलेटेड, कि लोन वगैरह लेते हैं, शेयर कैपिटल होता है जो हमें पैसा देता है ताकि हम अपने बिजनेस को चला सकें। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ शेयर कैपिटल एंड लोन से रिलेटेड। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन जो है करने में आसानी मिल जाएगी, मतलब आसान हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ जो है किस हेड में डालनी है। तो ये था अब आपका मीनिंग। अब हम करेंगे फॉर्मेट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है जो मेरा 4 पेजेस में आया है। ठीक है, आगे पीछे करके 4 पेजेस में आया है, और आपके रजिस्टर्स होते हैं तो उसमें 1.5 पेज पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है जिसमें हम देखेंगे कि 3 पार्ट्स जो अभी मैंने आपको बताए 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसमें आपके कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती है वो देखेंगे हम। जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स बनाते हैं और ये अमाउंट की आती है। सबसे पहले फर्स्ट जो हम बनाते हैं डैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें जो मेन जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है निकालने के लिए डैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का थोड़ा ईजी होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कुछ सब हेड्स आते हैं, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आते हैं जितने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं। जो नेट प्रॉफिट है हम बिफोर टैक्स वाला निकालते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन्स वो आइटम्स जो ऑर्डिनरी नहीं होती और जो रेकरिंग नेचर की नहीं होती है, जो बार बार जो है रिपीट नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत ही रेयर जो है अक्कर होती है। तो डैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको ऐसे ही लिखना है। बिफोर टैक्स निकालते हैं। अब इसके 2 तरीके बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जो है 2 ईयर्स गिवन होंगे आपको। ठीक है, 2 ईयर्स में सबसे पहले जो हम ये फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है कि आप लोग जो हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा 2 ईयर्स का, उसमें हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेते हैं ना करंट ईयर का अमाउंट लेते हैं, हम लोग जो है डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, कितना कैश फ्लो हुआ है, वो लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हुआ कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और दिस इतना है, तो 2 ईयर्स गिवन होंगे, उसका डिफरेंस लेके आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा। वरना जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले डिफरेंस लेना, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अगर ये आइटम्स आपको गिवन होगी तो आपको ये भी ऐड और माइनस करनी है। क्या ऐड करना है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व हो गया, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड लेते हैं। ठीक है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स जो हैं डिक्लेयर कर देते हैं, पहले देने से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, और ये प्रपोज डिविडेंड वो लोग जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल का पे किया होता है वो ऐड करते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पे करते हैं। ठीक है, तो करंट ईयर के 2 आते हैं, प्रपोज और डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये ऐड करके, और रिफंड ऑफ टैक्स अगर आपको कुछ मिला तो उसको माइनस करके, तो ये आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद आपने ये चीज़ लिख ली, आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद क्या आता है हमारा, आपने उसके बाद क्या करना पड़ता है, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम्स की। नॉन कैश आइटम्स वो आइटम्स होती है जिससे हमारा कैश फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है या तो रिड्यूस होता है या इंक्रीज़ होता है। ठीक है, प्रॉफिट या तो कम होता है या बढ़ता है, तो उसके एडजस्टमेंट करते हैं। उसमें क्या क्या आइटम्स आएगी, जितने भी हम लोग जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो डेबिट साइड में हम लोग आइटम्स लेते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है, P&L अकाउंट बनाते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे,
वो क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं। और क्रेडिट साइड में जो जो हमारी इनकम्स होती है वो हम लिखते हैं, वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो एक तरह से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं वहाँ पे और इनकम्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, उसका रिवर्स कर देना है। जो भी आपने आइटम्स माइनस करी हैं वो उनको ऐड करेंगे, और जो जो आइटम्स आपने प्लस करी उनको माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो हम इंटेंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं। जो डेप्रिसिएशन वो होता है वो टेंजिबल पे लगता है, और अमोर्टाइजेशन मीन्स कि जो इंटेंजिबल पे लगता है। इंटरेस्ट दिया बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ठीक है। बोरविंग्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल जो होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब हम प्लस करते हैं, क्योंकि इंक्रीज़ होने से, इंक्रीज़ इन प्रोविजन होने से क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है। इन सब आइटम से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है, हम इनको ऐड कर रहे हैं और ये सारी आइटम्स को माइनस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट बढ़ता है, डैट इज़ इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। गेन हो रहा है हमें फिक्स्ड एसेट्स को बेच कर, या डिक्रीज़ हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, ठीक है। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जब ये नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ आइटम्स को प्लस करेंगे, कुछ आइटम्स को माइनस करेंगे, तो क्या निकलता है आपका निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, वर्किंग कैपिटल में चेंज आने से पहले जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है वो ऐसे निकला है। कैसे, जब नेट प्रॉफिट में हमने जो है नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करी, उसके बाद हमने प्लस करना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। सपोज डेटर्स थे हमारे, ठीक है, वो करंट एसेट्स है, डेटर्स थे, उन्होंने हमें जो है पैसा दे दिया, तो करंट एसेट्स डेटर्स कम हो गए तो हमने प्लस कर दिया। करंट लाइबिलिटी, लोन वगैरह लिया हमने बैंक से, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, कैश हमारा आया, प्लस करा। इसी का रिवर्स करते हैं हम कि करंट एसेट्स अगर आपने डिक्रीज़ किया तो यहाँ इंक्रीज़, यहाँ इंक्रीज़ किया तो डिक्रीज़, इसका ऑपोजिट चलता है। उसके बाद आप ये दो एडजस्टमेंट्स करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, अगर वो करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आपको प्लस करना है। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं या करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रहे हैं तो आपको माइनस करना है। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये सब वर्किंग कैपिटल की जो है एडजस्टमेंट करते हो, उसके बाद आपका निकलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर लास्ट जो हमारा बचता है डैट इज़ इनकम टैक्स पेड। जितना हमने इनकम टैक्स पे किया होता है पूरे साल का वो हम माइनस करते हैं, और हमारा निकलता है फिर कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम यूज़ करना है, नेगेटिव आता है तो यूज्ड यूज़ करना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम और नेगेटिव आता है तो यूज्ड। तो इसके थ्रू आपका निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है। नेट प्रॉफिट मैंने बताया था कि आपको जो है या तो बैलेंस शीट में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर कुछ आइटम्स आपको, मैंने आपको बताई कि कुछ आइटम्स आपको गिवन होगी, उसके एडजस्टमेंट करके प्लस माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद हमने जो है नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है सारी, कुछ आइटम्स प्लस करनी है, कुछ आइटम्स माइनस करनी है। फिर आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें अब आपको क्या करना है, प्लस करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद आपका निकलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसमें जब आप इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे तब आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम और स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, डैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आप कुछ चीज़ सेल करते हो, कोई भी चीज़ सेल करते हो तो कैश हमारा आता है बिजनेस में तो वो प्लस करना है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हो किसी चीज़ की, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो माइनस करना है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड, इन्वेस्टमेंट सेल की ऐड, इंटेंजिबल एसेट करी ऐड, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ ऐड, रेंट आपने रिसीव किया ऐड करना, पेमेंट करी अपनी फिक्स्ड एसेट की माइनस, परचेज के इन्वेस्टमेंट माइनस, इंटेंजिबल एसेट का परचेज किया माइनस, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर, मशीनरी से रिलेटेड आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो ऐड,
ये आपका आएगा कैश फ्लो। अगेन अगर आपका पॉजिटिव होता है तो फ्रॉम यूज़ करेंगे, नेगेटिव होता है तो यूज, तो कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इजी है कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग के। उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसका कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग किससे रिलेटेड होता है, शेयर कैपिटल या लोन्स वगैरह से रिलेटेड होता है। तो अगेन अगर आपका पैसा आ रहा है तो ऐड, पेमेंट कर रहे हो तो माइनस, इशू किए शेयर्स तो ऐड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इशू करी तो ऐड, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवर ड्राफ्ट में, फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट करी तो वो माइनस, इंटरेस्ट पे करा है तो माइनस, रीपेमेंट की है लोन्स रीपे करें तो माइनस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन मीन्स कि हमने पेमेंट करी है तो माइनस, या बाय बैक ऑफ शेयर्स की पेमेंट करी तो माइनस। अगेन फिर आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद जब आपका आंसर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आंसर निकल जाएगा, यहाँ से इन्वेस्ट का ये आंसर आएगा और फाइनेंस का ये आंसर आएगा। जब इन तीनों को प्लस करते हो, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 1 + 2 + 3, ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड करोगे, उसमें आपको जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे बिगिनिंग ईयर के बिगिनिंग वाले, वो क्या करने हैं आपने ऐड करने हैं। जब आप इसमें ऐड करोगे तो अगर आपका आंसर एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्वेश्चन में एंड वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन होंगे उसके आंसर से मैच करता है तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये मैच नहीं करता है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, जब तीनों के आंसर्स ऐड करोगे उसमें बिगिनिंग वाले ऐड करने हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अगर आपका आंसर एंड ऑफ द ईयर से मैच करता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।